जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। हम लोग आज फिर से एक बार फिर से आप लोगों के साथ मुखातिब हुए हैं साइंस की क्लास में। और साइंस की क्लास में हम लोग ब्लड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं और इस पर हम लोगों ने ब्लड के बारे में जाना। आज हम लोगों को जानना है कि रक्त के घटक क्या हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। क्या जानना है हमें? तो हमें जानना है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड जिसे कहते हैं रक्त के घटक। मीन्स रक्त में होता क्या क्या है? तो रक्त में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। रक्त में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स होते हैं, ठीक है। और पहला होता है प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा ठीक है। अब देखिए जो प्लाज्मा होता है इसके बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए। अब इसमें आप जानेंगे क्या? सबसे पहले ये कैसा होता है? तो ये होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें होता क्या क्या है? तो आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में, प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में वाटर होता है 92%। 92% क्या होता है? वाटर होता है। 7% आपका होता है प्रोटीन, 7% आपका होता है प्रोटीन और 7% आपका होता है प्रोटीन और 1% जो होता है, ठीक है, 1% जो होता है वो होता है साल्ट, ठीक है। 1% क्या होता है? साल्ट होता है। अब देखिए प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन होती है इस बात को जान लेनी चाहिए। एल्ब्यूमिन, ठीक, ये चीज़ें होती हैं। और एक होता है आपका ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, इसी को कहते हैं कार्पल्स, ठीक है। ब्लड कार्पल्स हिंदी में बोलते हैं रक्त कोशिका या फिर रक्त कणिका, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं रक्त कोशिका या फिर रक्त कणिका। आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। अब देखिए जो रक्त कणिका या रक्त कोशिका है, रक्त कणिका या जो रक्त कोशिका है वो कितने टाइप का होता है? तो एक होता है आपका RBC, एक होता है आपका WBC और एक आपका होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। एक होता है आपका प्लेटलेट्स, एक होता है आपका WBC और एक होता है आपका क्या? तो प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गया? बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात आप लोगों को समझ में आई तो कहिए सर। अब देखिए आप लोग प्लाज्मा देखे हैं क्या? देखिए जब प्लाज्मा आप लोग देखना है तो आप लोग जाइए किसी कसाई के दुकान पे जाइए और जब वो बकरा वकरा हलाल कर रहा हो तो एक कांच के ग्लास में रक्त को क्या कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। उसको 10 से 15 मिनट के बाद रखिएगा तो आपको दिखाई देगा। ये मान लीजिए आपका ग्लास है, ठीक है, ये आपका कांच का ग्लास है। जब इसमें होगा तो ऊपर एक ऐसे झिल्ली बन जाएगी, ठीक है, एक झिल्ली बन जाएगी और नीचे क्या होगा? बीच में आपका नीचे कुछ गाढ़ा पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा जिसे हम लोग लसिका कहेंगे, ठीक। और एक यहाँ पे कुछ पीला पीला टाइप का कुछ एलोइस होगा जो
हल्का, वो क्या इकट्ठा हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पानी के जैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा। अब देखिए ब्लड में, पूरे रक्त में अगर हम लोग बात करें कि रक्त में कितने % प्लाज्मा होता है, तो आप कहेंगे रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% क्या होता है, तो 45% होता है आपका रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानते हैं, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो अगर आप लोग अभी पिछली क्लास नहीं देखें, आज पहले दिन देख रहे हैं, तो आप लोग पिछली वाली क्लास को जाके पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, पिछली वाली क्लास को आप लोग क्या करिए, पढ़ लीजिए, फिर ये वाली क्लास को पढ़िए, क्योंकि ब्लड के बारे में मैंने आधा से ज़्यादा ब्लड के बारे में उसमें बता दिया है। ठीक है, अब इसमें ब्लड के पार्ट के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ब्लड के कंपोनेंट को पढ़ने से पहले आप ब्लड के बारे में जान लीजिए कि रक्त कहाँ पे छनता है, रक्त कहाँ पे बनता है, रक्त एम्ब्रियो में कहाँ बनता है, बाई बर्थ के बाद कहाँ बनता है, जन्म के बाद कहाँ बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए जाके पिछली वाली क्लास में, और फिर उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए। तो प्लाज्मा देखिए क्या है, तो प्लाज्मा का सबसे पहला जो फैक्टर है, क्लॉटिंग कंटेन करता है। ठीक है, क्या करता है, क्लॉटिंग कंटेन करता है या कंडक्ट करता है, लिख सकते हैं। ठीक है, कंडक्ट करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाता है, जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। कहाँ भैया, शरीर के बाहर। ठीक है, कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर शरीर के बाहर क्लॉटिंग कराता है। ठीक है, शरीर के बाहर क्लॉटिंग कराता है। बात आप लोगों को ये वाली समझनी है। फिर दूसरा करता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। क्या करता है, पीएच वैल्यू को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, पीएच वैल्यू को क्या करता है, तो आप कहेंगे मेंटेन करता है। पीएच वैल्यू को क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरी चीज विस्कोसिटी प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, जल्दी से बताइए, विस्कोसिटी पर आप प्रोवाइड कराता है। सर विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, विस्कोसिटी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। विस्कोसिटी प्रोवाइड कराता है। सर विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। ठीक है, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, श्यानता क्या करता है, उपलब्ध कराता है। ब्लड को मेंटेन रखता है, ब्लड का गाढ़ापन जाने नहीं देता है। ठीक है, ब्लड का गाढ़ापन जाने नहीं देता। ये काम किसका होता है, तो ये काम प्लाज्मा का होता है। ठीक है, ये काम किसका होता है, तो प्लाज्मा का होता है। ब्लड क्लॉटिंग कराता है, पीएच वैल्यू मेंटेन रखता है, गाढ़ापन, विस्कोसिटी, श्यानता प्रोवाइड कराता है। ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है। किससे, प्लाज्मा से, जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा प्लस प्लेटलेट्स। देखिए जमने का क्या कैसे होता है, विटामिन के भी इसमें सहायक है। ठीक है, तो कैसे करता है ये जो प्रोसेस है, जैसे कि आपने ब्लड, आपके शरीर से कहीं चीज़, मान लीजिए मेरे हाथ में कट गया, तो यहाँ से जब ब्लड निकलना शुरू करता है तो सबसे पहले प्लाज्मा
जमना शुरू करता है, इसे जमाने में सहायक कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स एक झिल्ली बनाने लगता है, फिर इसके ऊपर WBC जमता है। ठीक है, तो ये सब किसका ये सब में योगदान कौन देता है? तो ये सब योगदान देता है कौन? प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में इतनी चीज़ें आप लोगों ने जान ली, प्लाज्मा के बारे में इतनी चीज़ें आप लोगों ने जान ली। तो ये सारी चीज़ों को क्या करिए? नोट करिए। मैं अब RBC के बारे में आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। तो RBC का केमिकल नेम क्या है? RBC का केमिकल नेम क्या है? जल्दी से आप लोग क्या करिए? कमेंट करिए, RBC का केमिकल नेम क्या है? RBC का केमिकल नेम क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RBC। ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स कह सकते हैं, कार्पल्स कह सकते हैं। तो आप रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका। ठीक है, इसका केमिकल नेम जल्दी से आप लोग बताइए, रासायनिक, इसका रासायनिक नाम आप जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसका रासायनिक नाम आप जल्दी से बताएंगे। तो इसका नाम, रासायनिक नाम जो है इरिथ्रोसाइट है। क्या है? इरिथ्रोसाइट है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट जो है वो किसका नाम है? तो निम्न RBC WBC प्लेटलेट्स, RBC WBC प्लेटलेट्स या प्लाज्मा किसका नाम है? तो आपका नाम निकल के आएगा सर RBC का है। किसका है? RBC का है। अब देखिए RBC की डिस्कवरी किसने की? डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, डिस्कवर्ड बाई किसने किया? तो डिस्कवर्ड किसने किया? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, डिस्कवर किसने किया? ठीक है, मैं ऑफलाइन रहता हूँ इस समय, तो आप लोगों के मैं कमेंट को देखा करता हूँ, तो आप लोग कमेंट किया करिए। देखिए जो सबसे ज़्यादा आंसर देती हैं उनका नाम है श्रुदीपा। ठीक है, और तो मैंने नामों को देखा, सब लोगों, कुछ लोग कमेंट करते हैं, जैसे अनिल हो गए, रिया हो गई, ठीक है, स्वाति हो गई, ये लोग हैं आंसर देते हैं, लेकिन और बाकी लोग देखते रहते हैं, उनको आंसर देने से मतलब नहीं रहता है। तो आप लोग भी आंसर दिया करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दिया करिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा और हमें भी लगेगा कि बच्चे आंसर दे रहे हैं। नहीं, हम लोगों को और भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक नाम है मेल फिंगी। ठीक है, क्या नाम है? मेल फिंगी, नाम भी बढ़िया है, मेल फिंगी। ठीक है, एक है मेल फिंगी और दूसरे हैं, इनका भी नाम काफ़ी अच्छा है, स्वाटरडम। ठीक है, क्या है? स्वाटरडम। क्या है? स्वाटरडम। मेल फिंगी और स्वाटरडम ने किसकी खोज की थी? तो RBC की खोज की थी। मेल फिंगी और स्वाटरडम ने किसकी खोज की थी? तो जल्दी से आंसर आप लोगों का आना चाहिए कि मेल फिंगी और स्वाटरडम ने खोज किया था RBC का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं, अमाउंट क्या होता है। ठीक है, अमाउंट, तो आरबीसी का अमाउंट कितना होता है, आरबीसी का अमाउंट कितना होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। कितना होता है, 4.5 से 5 मिलियन प्रति सीसी। ठीक है, 4.5 से 5 मिलियन पर सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 4.5 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको आनी चाहिए कि सर इसका शेप क्या होता है, तो इसका शेप होता है प्लेट नुमा या तस्तरी नुमा। आपने एल्पेनलीबे वाली टॉफ़ी खाई है, एल्पेनलीबे वाली टॉफ़ी खाई है, जो बीच में धंसी रहती है और किनारों किनारों पर मोट उत्तल लेंस की तरीके से होती है, उत्तल लेंस के तरीके से होती है। ये वाली टॉफ़ी आपने खाया, उसे को कहते हैं तस्तरी नुमा। ठीक है, प्लेट देखा है ना, राउंड टेबल शेप होता है, राउंड टेबल शेप होता है कह सकते हैं। ठीक है, राउंड टेबल शेप होता है आप कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन में बढ़िया पूछा गया कि तस्तरी नुमा। ठीक है, कैसा होता है, तस्तरी नुमा होता है और उभयावतल टाइप का होता है। ठीक है, उभयावतल टाइप का होता है। इसमें एक चीज़ और आप लोगों को जाननी चाहिए कि क्या इसमें न्यूक्लियस होता है, क्या इसमें न्यूक्लियस होता है, क्या इसमें न्यूक्लियस होता है, जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है मतलब कहते हैं केंद्रक। क्या इसमें केंद्रक होता है, तो आपका आंसर होगा सर इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक किसके लिए सहायक है, तो जब मैं आपको साइटोलॉजी पढ़ाऊंगा, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि सेल डिवीज़न में, ठीक है, किसमें, डिवीज़न में सहायक होता है। तो क्या आरबीसी में सेल डिवीज़न होता है, आरबीसी में सेल डिवीज़न होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं, क्योंकि इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन एक है ऊंट, और ऊंट की ही प्रजाति, ऊंट के ही टाइप का एक और होता है जिसका नाम है लामा। ठीक है, जिसका नाम है लामा। ऊंट और लामा के आरबीसी में, ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो ऊंट और लामा के आरबीसी में पाया जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। और इसमें एक बात और आपको याद कर लेनी चाहिए कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं पाया जाता। और माइटोकॉन्ड्रिया कराता क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन कराता है। तो क्या ये श्वसन में भाग लेती है, क्या ये रेस्पिरेशन में भाग लेती है, तो ये रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेती है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि आरबीसी श्वसन में, ठीक है, आरबीसी श्वसन में क्या कहते हैं, इट्स नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन, इट्स नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन में भाग नहीं लेती है।
ठीक है, श्वसन में भाग नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एक बार फिर से देखिए, आरबीसी केमिकल नेम इरिथ्रोसाइट, केमिकल नेम इरिथ्रोसाइट। इसकी खोज किसने की? इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? तो मेलफिंगी और स्वाटरडम। ठीक है, मेलफिंगी और स्वाटरडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। अमाउंट कितना होता है? तो 4.5 से 5 मिलियन प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? तस्तरी नुमा होता है, राउंड टेबलेट शेप होता है। ठीक है, राउंड टेबलेट शेप होता है। ठीक है, अगर बात करें क्या इसमें न्यूक्लियस होता है? तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो क्या इसमें सेल डिवीजन होता है? न्यूक्लियस नहीं होता तो सेल डिवीजन भी नहीं होता। लेकिन अपवाद हैं, कौन लोग एक्सेप्शन है, कौन लोग? ऊंट और लामा, क्योंकि ऊंट और लामा में, लामा के आरबीसी में, ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है? ऊंट और लामा के आरबीसी में पाया जाता है आपका न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग और आगे आरबीसी के बारे में जानें। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, साथ के साथ नोट भी किया करिए। ठीक है, साथ के साथ आप क्या करिए करिए, नोट भी किया करिए। देखिए, मेजर कंपोनेंट की अगर बात करें आरबीसी में, मेजर कंपोनेंट हिंदी में बोले मुख्य घटक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मुख्य घटक। चलिए, मेजर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी का मुख्य कंपोनेंट है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? तो ऑक्सीजन का क्या करता है? तो ऑक्सीजन का करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका? तो ट्रांसपोर्ट करता है किसका? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए, एक बात अब आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका मुख्य घटक तो हीमोग्लोबिन ही है। तो अब देखिए, अगर आप लोग हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर जाते हैं? ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो क्या होगा? आप लोग जब ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो ऑक्सीजन अमाउंट क्या होगा? ऑक्सीजन अमाउंट भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन अमाउंट डिक्रीज करेगा। तो अगर ऑक्सीजन अमाउंट डिक्रीज करेगा तो आरबीसी की मात्रा क्या होगी? आरबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि सीधे भाषा में कह दें, हाइट पे जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, आरबीसी की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। ये बात आप लोगों को
आप लोगों को जान लेना चाहिए। जब आप हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो आरबीसी की मात्रा जब बढ़ेगी तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आप लोगों को बात से ये समझ में आ रहा है? जब आरबीसी बढ़ना शुरू होगा तो आपका चेहरा लाल तो होना ही है, क्योंकि आरबीसी का कलर कैसा होता है? आरबीसी का कलर ही लाल होता है। ठीक है, अब देखते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो आप लोगों को मैंने पिछली क्लासों में भी बताया, अब की क्लास में भी मैं बता रहा हूँ कहाँ पर होता है। बोन मैरो में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? तो मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। और अगर बात करें कि आईवीसी बनती तो वो बोन मैरो में है। बोन मैरो मतलब समझ रहे हो ना, हड्डी के बीच में एक तरल सा पदार्थ होता है, उसी को कहते हैं बोन मैरो। अगर आरबीसी क्या कहते हैं? आरबीसी डिस्ट्रॉय या फिर रिसाइकिल कहाँ पर होती है? डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय एंड रिसाइकिल कहाँ पर होता है? डिस्ट्रॉय एंड रिसाइकिल, जल्दी से आप लोग बताइए डिस्ट्रॉय एंड रिसाइकिल कहाँ पर होता है? डिस्ट्रॉय एंड रिसाइकिल कहाँ होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एस्प्लेन। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा एस्प्लेन, प्लीहा। ठीक है, कहाँ होता है? प्लीहा। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है। किसका? इसलिए प्लीहा को कहा जाता है ग्रेवयार्ड। ठीक है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका? तो आपका आंसर आ जाएगा कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा का। डिस्ट्रॉय और रिसाइकिल कहाँ पर होती है? तो डिस्ट्रॉय और रिसाइकिल होती है स्प्लिन में, और इसे क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है। किसका? ग्रेवयार्ड कहा जाता है। किसका? तो कब्रिस्तान किसका कहा जाता है? आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का इसे क्या कहा जाता है? तो आरबीसी का इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर हाइट पे जाएंगे तो आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो चेहरा कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है, अब देखते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो, अस्थिमज्जा में होता है। डिस्ट्रॉय या फिर रिसाइकिल कहाँ पर होती है? ठीक है, तो कहाँ पर होती है? स्प्लिन में, जिसे प्लीहा कहते हैं, जिसे प्लीहा के साथ साथ क्या कहते हैं? तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली भी बोलते हैं। और इसे बोला क्या जाता है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका? तो आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि आरबीसी में होता क्या है? तो में होता है हीमोग्लोबिन। तो दोनों की मात्रा जाननी चाहिए, दोनों की मात्रा जाननी चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है और आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो क्या होता है? आरबीसी की मात्रा होती है कितनी? 4.5 से, मतलब 4.5 से 5 मिलियन प्रति mm। ठीक है, अब देखो
ये है आरबीसी की मात्रा। और बात करें हम लोग किसकी, अगर हम लोग बात करें किसकी, हीमोग्लोबिन की, अगर हम लोग बात करें किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो 15 ग्राम होता है प्रति 100 ml में। ठीक है, कितना होता है, 15 ग्राम होता है प्रति 100 ml में। ठीक, 15 ग्राम होता है प्रति 100 ml में। बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर बात करें कि डिफिशियंसी हो जाए आरबीसी की, ठीक है, किसकी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए किसकी, तो डिफिशियंसी अगर हो जाए किसकी, तो आप कहेंगे आरबीसी की। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, तो कमी हो जाए आरबीसी की, तो क्या होगा, आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या होगा, आरबीसी की क्या हो जाए, कमी हो जाए तो क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो अगर आरबीसी कम होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर हीमोग्लोबिन भी तो कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी तो कम ही होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम हुआ, अगर हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक बीमारी होने वाली है। उस बीमारी का नाम है एनीमिया। ठीक है, उस बीमारी का क्या नाम है, तो उस बीमारी का नाम है एनीमिया। ठीक, उस बीमारी का नाम क्या है, तो उस बीमारी का नाम है एनीमिया, एनीमिया। और एनीमिया किसके कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे किस बीमारी के कारण एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की जीवन लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है, वो आप लोग को मालूम है, शायद मैंने नहीं लिखा है, मिस हो गया होगा, तो लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, जल्दी से बताइए, 120 दिन। ठीक है, तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आरबीसी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया। हीमोग्लोबिन कितना कम हो जाए, 12 ग्राम से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, आरबीसी के बारे में पढ़ा दिया। अब आरबीसी में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग जान लीजिए आरबीसी से, कि आरबीसी जो काउंट किया जाता है उसे कैसे किया जाता है, आरबीसी का काउंट किस यंत्र से किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आरबीसी का जो काउंट किया जाता है वो स्लाइड्स के माध्यम से किया जाता है, शीशे पे गिरा के। ठीक है, शीशा स्लाइड, शीशे का ले लेते हैं, स्लाइड्स पे रक्त को डाल के किससे करते हैं, तो हेमोसाइटोमीटर के द्वारा। ठीक है, हेमोसाइटोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो हेमोसाइटोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है किसका, तो आपका आंसर हो जाएगा सर हेमोसाइटोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का। अब आरबीसी से जो क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग बता ले जाओगे। ठीक है, उम्मीद है कि मतलब क्या कहते हैं, आरबीसी से जो क्वेश्चन आएगा आप लोग बता ले जाओगे। ठीक है, आप लोग बता ले जाओगे कि रेड ब्लड कार्पल्स से जो क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है कि इसका जीवन काल क्या होता है, 120 दिन। कहाँ बनता है, स्प्लीन में कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है या रिसाइकिल कहाँ पे होता है, तो स्प्लीन में होता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आरबीसी को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आरबीसी को कहते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कितना होता है, तो प्रति 100 ml में कितना होता है, प्रति 100 ml में कितना होता है, तो प्रति 100 ml में होता है आपका 15 ग्राम। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, तो आरबीसी की मात्रा होती है 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीमीटर में। ठीक है, प्रति मिलीमीटर में, प्रति मिलीलीटर में कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बात शायद मैंने पीछे सीसी बता दिया था, तो सीसी उसे सही कर लीजिएगा, एमएम होगा। ठीक है, एमएम होगा, वो गलती से सीसी बता दिया था तो एमएम होगा, वो बात आप लोग को ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन आप कहेंगे आरबीसी में होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन
का रंग लाल क्यों होता है, ये हीमोग्लोबिन में पढ़ाएंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। Fe के कारण, लोहे के कारण, आयरन के कारण तो कभी कभी पूछ लेता है कि RBC का रंग लाल क्यों होता है, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या बताएंगे, तो अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं है तो आप लोग बताएंगे क्या, तो अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं है तो आप लोग बताएंगे आयरन के कारण, ठीक है, Fe के कारण। ठीक, बात समझ में आई। प्लाज्मा क्या करता है, तो प्लाज्मा करता है ब्लड का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक का शरीर के बाहर। शरीर के अंदर कौन नहीं जमने देता है, तो हिपेरिन नहीं जमने देता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर बात आप लोगों को समझ में आई तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। और WBC को पढ़ने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोग कल WBC के बारे में पढ़ेंगे, WBC के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग कल WBC के बाद हम लोग प्लेटलेट्स के भी बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम लोग अगले क्लास में ब्लड ग्रुपिंग कर लें, ठीक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 बजे वाली क्लास, जिसमें हम लोग अब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की क्लास में मैंने आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य करा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोक नृत्य, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोक नृत्य, और लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर की कहीं 10 क्लास लगभग हो सकती है। तो 10 क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे मंदिर के बारे में, बोल भाषा के बारे में, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर की क्लास में भी आप 8 बजे उपलब्ध होइएगा और वहाँ से क्वेश्चंस को करिएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से किसी भी पेपर में, चाहे आप जिसका पेपर दे रहे हो, ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो या फिर आपको सबसे बड़ा पेपर बता दें IAS का पेपर दे रहे हैं, किसी भी पेपर में अगर आप क्या दे रहे हैं, पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से मिलना ही है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।